हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के एमसीक्यूज और साथ में जो भी पीवाईक्यूज आए थे वो डिस्कस कर रहे थे। ओके, जो पीवाईक्यूज आए थे वो डिस्कस कर रहे थे। इसी लेक्चर में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सर्वोच्च न्यायालय रहेगा। इससे पहले हम जो कर चुके हैं, जो टॉपिक इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो संसद पढ़ा था। ओके, संसद को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं दक्षिण कौशल आईएएस की। ओके, तो संसद से रिलेटेड जितने टॉपिक्स आए हुए हैं, जितने एमसीक्यूज पूछे गए हैं और पीवाईक्यूज आए हैं, और मतलब जो भी संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने इसमें डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। ओके, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, आप इसे सर्वोच्च न्यायालय भी बोल सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के भाग 5 में दिया गया है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय इसमें दिया गया है संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 5 में ये इसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये जो आर्टिकल दिया गया है भाग 5 में, अनुच्छेद 124 से कुछ 147 के बीच में। ओके, अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अनुच्छेदों के बीच में लिया गया है। तो आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले देखो हम एमसीक्यू डिस्कस करें उससे पहले कुछ करंट अफेयर देखते हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग चले हैं और हो सकता है वो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाए। ओके, तो हम देखते हैं। देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह के बारे में, जैसा कि आपको पता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपनी इस साल 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। यह आयोजन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक था। अब इसमें देखो क्या क्या किया गया। नए अनावरण किए गए ध्वज में क्या मिलता है? भारत की कानूनी और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक शामिल है। इसमें अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय का भवन और भारत का संविधान, ये 3 चिन्ह को शामिल किया गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो नया झंडा है वो कौन सा रंग का है? नीले रंग का है। प्रत्येक चिन्ह पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्थतो धर्म स्ततो जय, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। ओके, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब यतो धर्म स्ततो जय का मतलब क्या है? तो यतो धर्म स्ततो जय जो है एक वाक्यांश है, संस्कृत की अभिव्यक्ति जिसका अनुवाद है जहाँ धर्म है वहीं विजय है। यानी विजय वही है जहाँ धर्म यानी धार्मिकता प्रबल है। यहाँ पर धर्म है वहीं विजय होगी। ओके, यहाँ पर अधर्म वहां पर विजय नहीं होगी। तो ये भी वही सत्यमेव जयते की तरह है। ओके, सत्यमेव जयते की तरह ही ये ध्येयवाक्य। ओके, यह तो धर्म स्तुति जय। अब इस वाक्यांश, यह जो वाक्यांश है न्याय और धार्मिकता के सार को अभिव्यक्त करता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय कायम रखने का प्रयास करता है। नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह की संकल्पना ये कहाँ से लिया गया है? इसका जो डिजाइन तैयार किया है राष्ट्रीय पेशेंट प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट, जिसे आप NIFT बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ओके, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। तो उनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। यह ध्वज विभिन्न डिजाइनों में उपलब्ध होगा जिसमें क्रॉस टेबल फ्लैट, सिंगल टेबल ध्वज, पोल ध्वज, लकड़ी का फ्रेम शामिल है जिसमें विभिन्न स्थानों पर इसकी उपस्थिति सुनिश्चित होगी। ओके, तो देख लेते हैं। देखो, इस तरह का ध्वज दिया गया है जिसमें अशोक चक्र आप देख पा रहे होंगे। ओके, जिसमें अशोक चक्र ये रहा और सुप्रीम कोर्ट ये बिल्डिंग ये रही। ओके, एंड ये फ्लैग रहा, ये फ्लैग है। ओके, इसका ये फ्लैग है। और अगर आप चिन्ह की बात करें तो ये चिन्ह है इसका। जैसे ऊपर हमने देखा उसमें क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है और नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है यह तो धर्म तो जय। और ये क्या है? अब इसमें देखो पूछ सकता है कौन कौन से है। ये अशोक चक्र हो गया। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग हो गई।
एंड ये जो बुक है ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रतीक है, सिंबल है। तो ये हो गया, ये हमारा था। तो ये कब किया गया? 75वीं वर्षगांठ सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2000 कब किया गया? 24 में। ओके, मतलब ये द्रौपदी मुर्मू ने इसका किया है 2024 अनावरण किया है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट आता है अभी जो भारत के सीजीआई है। अभी कौन है सीजीआई? अभी जो सीजीआई है भारत के वो है न्यायमूर्ति चंद्रचूड़। ओके, डीवाई चंद्रचूड़ है अभी, डीवाई चंद्रचूड़। अब इनका जो है कार्यकाल पूरा हो रहा है, कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इन्होंने नई सीजीआई की सिफारिश की है। सिफारिश किसको की है? राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सीजीआई की सिफारिश की है, जो कि कौन से होंगे? भारत के 51वें सीजीआई होंगे, 51st सीजीआई होंगे। इनका नाम, और उनका नाम क्या है? वो है संजीव खन्ना। ओके, तो उनका नाम इन्होंने क्या किया है? सिफारिश किया राष्ट्रपति को संजीव खन्ना की, संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की। ओके, ये हो गया। ये अपना पद कब छोड़ेंगे? 10 नवंबर को ये अपना पद छोड़ देंगे, और 13 मई 2025 को 6 महीने की अवधि के लिए सीजीआई के रूप में पदभार संभालेंगे। ओके, या अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट, अभी ये रिसेंट खबर है कि लेडी जस्टिस प्रतिमा, लेडी जस्टिस यानी हमने न्यायमूर्ति के बारे में सुना होगा। न्यायमूर्ति, कभी आपने कोर्ट में अगर मूवी में देखा होगा, एक मूर्ति रहती है न्याय की मूर्ति, उसके हाथ में क्या रहता है? तराजू रहता है, और उसकी आंखें क्या रहती है? ढकी रहती है काले कपड़े से, राइट? तो न्याय की मूर्ति होती है वो। तो नई मूर्ति का अनावरण किया गया है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ये लेडी जस्टिस प्रतिमा और औपनिवेशिक परंपराओं से आधुनिक मूल्य की ओर बदलाव का प्रतीक है। ये संवैधानिक न्याय, जागरूकता और समावेशिता पर देती है। अब देखो, ये तो ठीक है, नई प्रतिमा का अनावरण किया है। ये देखो, ये पुरानी प्रतिमा थी, पुरानी प्रतिमा आपको ये आंखों पर पट्टी बंधी है, ये तराजू था, और इसके एक हाथ में तलवार। और सबसे मेन बात, ये इसने जो वस्त्र पहने हुए हैं, ये जो वस्त्र है ये पाश्चात्य संस्कृति को, ये वेस्टर्न संस्कृति को सिंबलाइज करते हैं ना, पाश्चात्य संस्कृति को। ये अभी तक चला आ रहा था, यही प्रतिमा चली आ रही थी, ये ओल्ड है। ओके, जो नई प्रतिमा का अनावरण किया है वो प्रतिमा ये है। अब देखो, इसमें एक हाथ में इनके तराजू है, इनके एक हाथ में तराजू है, देन एक हाथ में जो संविधान की किताब है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है इनके हाथ में। और ये देखो, इनकी जो आंखें आप देख रहे होगे, ये आंखें ओपन है, खुली हुई है, कोई पट्टी नहीं बनी। और इनके आप वस्त्र देख रहे होंगे तो ये ट्रेडिशनल है, ये भारतीय संस्कृति को बताते हैं, साड़ी पहनी हुई है इन्होंने, ठीक है। तो ये नई मूर्ति है आपसे, ठीक है, ये न्याय की मूर्ति है, ये नहीं होगा। ओके, ये वाली, ये नहीं होगा। तो अब देखो विशेषता देख लेते हैं। अगर ये पूछ लेता है आंखों पर पट्टी, वर्तमान जो पुरानी मूर्ति है उसमें निष्पक्षता का प्रतीक है, अभी हटा दी गई है। ये दर्शाता है कि जो कानून है वो अवहेलना नहीं है। आंखें बंद, आंखों पर पट्टी के प्रतीकवाद को मजबूत करना, खुलापन है, जागरूकता और समझ का सुझाव देता है। बाएं हाथ में पकड़ी गई वस्तु तलवार, जो कि दंड और अधिकार का, दंड और जो अधिकार है उसका प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन अब संवैधानिक मूल्यों पर आधारित न्याय का प्रतीक होती है। पोशाक पहले पारंपरिक पश्चिमी वस्त्र होता था, अब भारतीय साड़ी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। तराजू का प्रतीकवाद संतुलन और निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व, अपरिवर्तित है, अभी भी निष्पक्षता का प्रतीक है। ओके, ये ओल्ड है और ये न्यू है, ठीक है। तो इसका अनावरण किया गया है अभी। देन अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? देखो, उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था, और सबसे बड़ी बात है उद्घाटन और स्थापना कब हुई थी।
देखो उद्घाटन तो जो उच्चतम न्यायालय का हुआ वो हुआ 28 जनवरी 1950 को। लेकिन जब बात आती है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? देखो स्थापना जो उच्चतम न्यायालय की हुई थी वो 26 जैन 1950 को हुई थी, जिस दिन से संविधान लागू हुआ था इस दिन से स्थापना हो गई थी। लेकिन उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। और इसके गठन वगैरह के बारे में इस आर्टिकल में दिया गया, तो आर्टिकल 124 के तहत इसका गठन किया गया। अब भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, बिल्कुल हमने अभी देखा है। कब हुई थी भारत के संविधान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? तो भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है। अब भारत के उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये बिल्कुल संसद में निहित है वृद्धि करने की। अब वो आपसे ही पूछ लेता है अभी वर्तमान में कितने न्यायाधीश है? देखो एक क्वेश्चन आ ही गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या क्या है? तो क्या है? देखो अभी तो 34 है वर्तमान संख्या, क्योंकि 2019 में इसको बढ़ाई थी अभी, जिसमें 33 न्यायाधीश है प्लस 1 CGI है, तो टोटल मिला के 30। जब संविधान आजाद हुआ, जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम टोटल जो जजेस थे उस टाइम 8 जजेस थे, जिसमें से 7 न्यायाधीश थे प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ओके, जिस टाइम संविधान लागू हुआ 2019 में इनकी संख्या अभी 34 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? किस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के बाद राष्ट्रपति द्वारा, संसद की सिफारिश पर। अब आप बताइए, देखो बिल्कुल राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं। अब ये संसद कब हटाएगी? संसद ऐसे ही नहीं जब उसका मन किया तब उसने हटा दिया। संसद साबित कदाचार या फिर उसकी अक्षमता, साबित कदाचार या फिर अक्षमता के आधार पर ही हटा पाएगी। ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए कुल सदस्य संख्या जो भी सदन है जिसमें ये बिल लाया गया है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो स्पेशल मेजोरिटी, इतना बहुमत होगा तभी हटाया जा सकता है। अब अगर एक सदन से पारित हो गया तो दूसरे सदन की ये क्या होती है, जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए, जैसे लोकसभा में पारित हो गया, फिर इसके लिए जांच समिति बिठाई जाएगी। जांच समिति में 3 सदस्य रहेंगे। 3 सदस्य कौन कौन से होंगे जांच समिति में? देखो जांच समिति में 3 सदस्य होंगे, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश होगा, जिसमें से CGI हो सकता है या फिर और अन्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है, जज हो सकता है। ये हो गया फर्स्ट। प्लस दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होंगे उच्चतम न्यायालय, कोई भी उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएंगे कोई भी। और एक और जो होंगे वो प्रतिष्ठित न्यायवादी होंगे, कोई भी प्रतिष्ठित न्यायवादी हो सकते हैं। इन तीनों से मिलकर एक समिति बनेगी और वो इनकी जांच करेगी, और अगर ये सही पाते हैं तो फिर मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और इसके लिए समिति कौन सी बनाई इसके लिए नियम किस में दिया गया है? न्यायाधीश जांच अधिनियम, एक एक्ट है न्यायाधीश जांच अधिनियम। कब आया गया था? 1960। ठीक है, ये 1960 में दिया गया था। अब देखो जो निष्कासन प्रस्ताव है, यहाँ पे देख लेते हैं जो निष्कासन प्रस्ताव है इनके लिए। तो निष्कासन प्रस्ताव की कितने लोग निष्कासन प्रस्ताव के लिए, पहले प्रस्ताव के लिए साइन करेंगे कि भाई आवाज उठा सकते हैं कितने लोग, तब जाके सभापति या फिर अध्यक्ष उसके लिए मानेगा। अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में 100 सदस्यों ने जब वो प्रस्ताव दिया है, ठीक है, और राज्यसभा में जब 50 सदस्यों की सहमति हो, ठीक है, तब सभापति या फिर अध्यक्ष उस बिल को शामिल कर सकते हैं। ओके, और स्वीकार कर लिया जाए। जैसे ही स्वीकार कर लिया जाता है उसके लिए ये जांच स्वीकार कर लिया जाता है, फिर जांच समिति को भेजा जाता है। जांच समिति इसकी जांच करती है, फिर दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है, और जब ये विशेष बहुमत से दोनों सदनों पारित हो जाता है, विशेष बहुमत जो हमने देखा था 2/3 बहुमत से, तो फिर आप न्यायाधीश को हटा सकते हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते, ये रिमूवल का प्रोसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात भारत के राष्ट्रपति द्वारा द्वारा हटाए जा सकते हैं। इसके द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद हटाए जा सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। देखो, महाभियोग नहीं होता, महाभियोग जो है सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में ही बोला गया है। महाभियोग अगर आता है, बाकी कभी कभी लिखा आ जाता है तो ये ठीक है, लेकिन महाभियोग जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए किया गया है। ठीक है, इनको अभियोजित बोल सकते हो। ठीक है, अभियोजन किया जाता है, अभियोजित किए जा सकते हैं, ये वर्ड आता है, या फिर हटाना, रिमूव करना, ये आता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। बिल्कुल, संसद के द्वारा इनके वेतन का निर्धारण किया जाता है। अब देखो, वेतन का निर्धारण कर रहे हैं, लेकिन इनकी वेतन में कटौती नहीं कर सकते आप, सिर्फ वृद्धि कर सकते। ओके, कटौती नहीं कर सकते, सेवा शर्तों में कटौती नहीं की जा सकती। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? ये आंसर होगा 1993। ओके, अब देखो, कॉलेजियम व्यवस्था में बता दूं, कॉलेजियम व्यवस्था एक तो मतलब मेन चीज बता देता हूँ। 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया। कॉलेजियम व्यवस्था के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है वो चुने जाते हैं। इसमें क्या रहता है? एक सीजीआई रहता है, जो भी वर्तमान सीजीआई होगा, प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, वो मिलके एक न्यायाधीश को सीजीआई की सिफारिश करते हैं। सीजीआई की सिफारिश कैसे करते हैं? राष्ट्रपति को करेंगे, प्रेसिडेंट को करेंगे, और फिर प्रेसिडेंट के ऊपर क्या ये बाध्यकारी होगा, वो प्रेसिडेंट इसको क्या करता है? फिर नियुक्त करता है, उनसे शपथ दिलाता है। तो ये कॉलेजियम व्यवस्था है। ओके, तो इसमें विधायिका का कोई रोल नहीं होता है, न ही संसद का रोल होता है। विधायिका, कार्यपालिका का कोई रोल नहीं होता है। ओके, सिर्फ न्यायपालिका ही डिसाइड करती है। कार्यपालिका का उतना रोल होता है कि वो सिर्फ शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, कब नियुक्ति होती है तदर्थ न्यायालय की? तो देखो, न्यायालय के किसी सत्र के लिए कोरम पूरा, जब न्यायालय का कोई भी सत्र चल रहा हो और न्यायाधीशों की कमी पड़ जाए, कोरम पूरा ना हो, तो क्या करता है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या करेंगे? वो प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति से, प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति से, और जिस पूर्व सहमति से, और जिस हाईकोर्ट से, जिस हाईकोर्ट से वो वहाँ का जो भी जज है उसको लाया जा रहा है, तो जिस हाईकोर्ट के जज को लाया जा रहा है वहाँ के चीफ जस्टिस से, उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सहमति करने के बाद उसको एडहॉक जज ला सकते हैं। ठीक है, एडहॉक जज बनाया जा सकता है। अब एडहॉक जज का जो संकल्पना है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है। एडहॉक जज ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसी कोई पदवी नहीं होती है। ओके, और ये किस किस की? एक तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, और उसके बाद जिस हाईकोर्ट से लाया जा रहा है उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बाद, उनसे कंसल्ट करने के बाद सीधी आए, उसे एडहॉक जज नियुक्त करता है, और वो जो जज नियुक्त कर रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो देखो, बिल्कुल इसका जो आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही सही है। ओके, 1 और 2 दोनों ही सही है। तो बिल्कुल जो भी देखो, जो कार्यपालिका न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही उच्चतम न्यायालय से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने तो बुलाया जा सकता है, लेकिन वो न्यायाधीश नहीं कहलाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ कार्य करेगा। ओके, उसे एज अ न्यायाधीश नहीं बोल सकते हो, उसे न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, न्यायाधीश नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वो कार्य करेगा। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपनी बिल्कुल पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है, हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको पुनर्वलोकन की शक्ति किससे प्राप्त है? बताइए, कौन सा एक आर्टिकल है जिससे वो पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त हो? तो देखो, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अगर आप आर्टिकल देखें,
ये तो पुनर्वलोकन वो करता है, आर्टिकल 13 में भी लिखा हुआ है पुनर्वलोकन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से भी पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। देन आर्टिकल 32 भी लिखा हुआ है, जब उसे लगता है कि किसी के विरोध वो हुआ है या फिर किसी के मूल अधिकार, तो 32 के कारण से पुनर्वलोकन कर सकता है वो। ओके। और आर्टिकल 137 तो बोलते ही है कि आदेश का पुनर्वलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन और राज्यों के बीच होने वाले विवादों पर निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, देखो ये उसकी मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ओके। सी, मूल अधिकारिता क्षेत्र यानी सिर्फ उसका ही अधिकार है और कोई नहीं कर सकता है, ये आर्टिकल 131 आती है। जब दो राज्यों के बीच में हो, जब केंद्र और दो या दो से अधिक राज्य हो, ओके, जब तो इस तरह के जो अधिकार क्षेत्र है मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? अब देखो इसमें आरंभिक अधिकारिता बोल रही है, तो आरंभिक अधिकारिता भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो, सदन या राज्य विधानमंडल में चुनाव विवाद हो। तो देखो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, और दो या दो अधिक राज्यों के बाद। तो बिल्कुल आरंभिक अधिकारिता हमने अभी देखी थी, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच होगा। ओके। 13, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या अर्थ है? अभिलेख न्यायालय का, देखो अभिलेख न्यायालय का पहली सबसे बात है कि अभिलेख न्यायालय होता क्या है। देखो अभिलेख न्यायालय होता है जो कि निर्णय को यहाँ पे साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, जिनके निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, कि जो निर्णय दे दिए उनका मूल्य होता है, ठीक है। और उस पर जो निर्णय दिए गए हैं उन पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता, किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं, किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं। अब प्रश्न नहीं किया जा सकता मतलब उन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, ठीक है, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। ये किस में लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 129 कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। तो देखो हमने इसमें पढ़ लिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसे अपनी अवमानना को दंडित करने की भी शक्ति प्राप्त है, तो सी होगा 13 का। 14 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो बिल्कुल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमने आर्टिकल 14 देखा होगा आपने, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही कोई किसी को वंचित कर सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही, ठीक है, अन्यथा उसके अलावा कहीं भी आप उसको वंचित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आर्टिकल 13 पुनरावलोकन की बात करता है। हमने 32 भी देखा, 131, देन 143 में भी ये बात बोली गई। जब आप बात करते हो 246 तो वो उच्च न्यायालय के लिए है, ठीक है, सॉरी 226 उच्च न्यायालय के लिए। तो ये सारे पुनरावलोकन से रिलेटेड आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। तो देखो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो त्रिस्तरीय की बात हमारे डीपीएसपी में की गई है, ये तो निर्देश दी गए कि आपको करना होने। दूसरा, विधि के समझ समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। देखो अन्यत्र अगर कहीं रखता है तो ये संवैधानिक ढांचे को बर्बाद करना है, संविधान की जो मूल संरचना है, संविधान की जो मूल संरचना है उसको नष्ट करना है, और नष्ट करना तो उसे संवैधानिक उसे शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी। और मूल संरचना हम लोग पढ़ाते ही कहाँ से आई थी? 1973 का केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस में मूल संरचना की बात बोली गई। अब आता है 16, देखते हैं। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समावेश किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया, इसको दिया गया। तो बिल्कुल ये जो अधिकार है वो से संसद को दिया गया,
किसे दिया गया है? सिर्फ संसद को ही ये अधिकार दिया गया है। ये कौन सा है? ये है आर्टिकल 140, सॉरी, आर्टिकल 138 में ये दिया गया है कि शक्तियों की संघीय सूची में जो भी समावेश किसी विषय के संबंध में भारतीय उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार भारतीय संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आपको उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब परामर्श देता है आप बताइए? 17 को क्या आंसर होगा? तो देखो, अपनी पहल पर देखता है तभी जब वे ऐसे परामर्श के लिए कहता है। देखो बिल्कुल, तभी जब वे अपने ऐसे परामर्श के लिए कहता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 143 में। अब देखो, इसमें दो तरह का परामर्श मांगा जा सकता है। राष्ट्रपति जो है दो तरह का परामर्श मांग सकता है। एक है सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर, कोई सार्वजनिक महत्व का मामला है, ठीक है। और दूसरा कोई अंतरराष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल कोई भी संधि है, कोई भी समझौते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहले तो जो सार्वजनिक महत्व के पर कोई अगर राय मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति, तो उसको राय देने के लिए बाध्य नहीं है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन जो दूसरा है, कोई भी संधि या समझौते से रिलेटेड जो भी विधि का कोई प्रश्न होता है, तो वहां पर राय देने के लिए ये बाध्य है, ठीक है। यहाँ पर बाध्य नहीं है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ध्यान रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है। उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वाई चंद्रचूड़। अब आपको क्या पता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका को कब अपनाया गया था? तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय में हम इसके बारे में जरा देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय में जो PIL है, जैसे PIL भी बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका क्या होता है कि कोई भी दोषी है या फिर कोई भी भोगी है, उसके मतलब उसकी तरफ से कोई और उसके खिलाफ कोई और कोर्ट में एक याचिका दाखिल करें, कोर्ट में एक याचिका दाखिल करें, याचिका को दाखिल करनी। अब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई NGO हो सकता है, ओके, तो ये दाखिल करते हैं। अब ये सबसे पहले कब की गई थी? इसके रिगार्डिंग ये 1979 में इसका जन्म माना जाता है, जनहित याचिका का। एक केस था 1979 में, वो केस बोला जाता है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस था वो, स्टेट ऑफ बिहार, जहां पर एक कैदी था जो कि बिहार की जेल में बंद था और उसकी कई टाइम से केस ही नहीं हो पा रही थी, उसकी डेट ही नहीं लग पा रही थी कोर्ट में, उसे बहुत टाइम हो गया था, ठीक है, केस की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए PIL दाखिल की गई। PIL किसने दाखिल की? PIL दाखिल की एक वकील थे जो कि जिनका नाम है पुष्पा कपिला इंगुरानी, ओके, ये इनका नाम है। तो यही वो थे जिनको बोला जाता है मदर ऑफ PIL। इनकी सुप्रीम कोर्ट में पोर्ट्रेट भी है, तस्वीर लगी हुई है, मदर ऑफ PIL इनको बोला जाता है। और उस समय अगर बोला जाए, उस समय जज कौन थे? उस समय जज थे PN भगवती, जिन्होंने इस PIL को अपनाया। PN भगवती एंड एक और थे BR कृष्ण अय्यर, ओके। ये दो जज थे उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के। तो इस तरह से PIL जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट हुई। तो बिल्कुल उस टाइम में वाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारत की न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो बिल्कुल अभी हमने देखा, प्रजनकों में से एक माने जाते हैं BR कृष्ण अय्यर और PN भगवती, दो हैं।
ठीक है, तो दूसरा तो सही है, लेकिन बी आर कृष्ण भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं थे, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और ये कभी भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बने। ओके, तो सिर्फ इसका आंसर होगा बी, 19 का बी। लेकिन जो हमने देखा पी एन भगवती, बी आर कृष्ण अय्यर, जब वाई चंद्रचूड़ रिटायर हुए तो पी एन भगवती सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ठीक है, लेकिन बी आर कृष्ण अय्यर को न्यायाधीश नहीं बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण जो कार्रवाई है वो अंग्रेजी भाषा में होगी? तो देखो 20 का ये डी है, आर्टिकल 348 में ऐसा लिखा गया है। तो देखो इसमें क्या लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा में कब तक चलेगी, जब तक संसद कोई नया रूल ना बना दे, जब तक संसद विधि द्वारा कोई और व्यवस्था ना हो, विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना कर दो। ठीक है, अन्यथा उपबंध ना कर दे। तो देखो अभी तक ना संसद ने उपबंध किया है, अन्यथा उपबंध ना कर दे। ठीक है, ना संसद ने उपबंध किया है, संसद ने कोई उपबंध नहीं कर किया है, कोई विधि नहीं बनाई है, कोई और भाषा को उसमें लिया नहीं गया है। तो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग की भाषा है, जो भी केस होते हैं वो सिर्फ इंग्लिश में होते हैं। ओके, जब लॉ बना दिया जाएगा तो पारित हो जाएगा, उस टाइम से संसद जो सुप्रीम कोर्ट की भाषा वही होगी जो कि संसद ने विधि द्वारा ऐसी भाषा को बोला गया होगा। ठीक है, जो भी कार्रवाई की भाषा, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो उसमें ऐसा बोला गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी कम्युनिटी में शेयर भी कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।